अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज हमने सोचा ज़रा लाल रंग के हवाले से बात की जाए। लाल रंग वैसे तो मोहब्बत का रंग समझा जाता है और मोहब्बत के बारे में जब बात की जाती है तो लोग कहते हैं इसकी कोई हद नहीं होती, लेकिन हाल ही में हमने देखा है एक ड्रामा चल रहा है, उसकी जो प्रमोशंस की बात हुई तो उन्होंने कहा मोहब्बत की छोड़ें जी, नफ़रत की भी कोई हद नहीं होती। और उसी से हमें आइडिया आया कि कई ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है आपका, इसके अलावा मंगनी या शादी पे भी बात जाती है, लेकिन सडनली दोज रिलेशनशिप, सडनली तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो टॉक्सिक हो जाती हैं और वो इस हद तक टॉक्सिक होती हैं कि ये मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो जाती है। और किसी वजह से अगर ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, यानी अगर मंगनी हो चुकी है, निकाह हो चुका है, शादी हो चुकी है, तो वही दो लोग जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत के दावेदार थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, जो भी सुनने वाला मिलता है उससे उसकी बुराई करते नहीं थकते, उसकी तमाम तर कमियां, खामियां, वीकनेसेस सब गिनवाने लग जाते हैं। सो व्हाट रियली हैपन्स, क्या होता है कि मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो जाती है? क्या ये दोनों ही इंटेंस इमोशंस हैं? और साइकोलॉजी हमें ये कहती है कि मोहब्बत का ऑपोजिट नफ़रत नहीं होता जी, उसका ऑपोजिट होता है इंडिफरेंस। जब आपको अगले का ख्याल ही ना हो, आप एब्सोल्युटली एपैथेटिक हो जाएं। लेकिन अगर आप किसी की तरफ एक इंटेंस नेगेटिव इमोशन फील करते हैं, जैसे कि मोहब्बत के बाद नफ़रत, तो इसका मतलब है कि जज्बात अभी भी अपनी जगह मौजूद हैं, बस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। आज इसी हवाले से बात करेंगे और अगर रिलेशनशिप्स ख़त्म होती हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कैसे मुमकिन हो। ये आपकी पर्सनालिटी पे भी बड़ा सवालिया निशान होता है कि एक माह पहले या साल भर पहले आप किसी से मोहब्बत के दावेदार हैं और उसके बाद आप नफ़रत की बात कर रहे हैं और शदीद नफ़रत का इजहार कर रहे हैं और उसकी तमाम तर खामियाँ जो आपके लिए डील ब्रेकर्स थी, और कहीं ना कहीं शायद आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं या अपने आप को सूद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा बहुत ही दिलचस्प टॉपिक होगा आज का जी। और लाल रंग से मुंसलिक है तो लाल रंग से एक और चीज़ भी मुंसलिक है। कभी कभार जिन लोगों से बात बन पाती, मुझे लगता है अंगूर खट्टे हैं वाली मिसाल भी यहाँ पे फिट होती है। यानी कहने का मकसद ये होता है कि जी क्योंकि ये शख्स हमारी पहुँच में नहीं है, या जो सोचा था, जो चाहा था वो नहीं हुआ, तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं। या कभी कभार फलों की एक और भी मिसाल कि एक अनार 100 बीमार। कोई एक शख्स इतना अच्छा है कि उसकी मोहब्बत या उसको पाने के दावेदार बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो हमारी कहावतें हैं। अनार से याद आया कि अनार का सीज़न भी आ चुका है और उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारी सेहत के लिए। ब्रेक से वापस आकर ज़रा बात करेंगे इस एक अनार की जिसके 100 बीमार हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि मौसम का फल खाना चाहिए, उसमें बहुत ही अफादियत होती है और उस मौसम में जो अगर हो सकता है आपको कोई बीमारियां होने का ख़दशा हो, कोई वबाई अमराज फैले हुए हों, उसकी शिफा भी उसी फल से मिलती है। इस वक्त ज़बरदस्त मौसमों का फल आ चुका है जी। बात अगर की जाए इसके अंदर सिट्रस फ्रूट्स की भरमार है इस वक्त मार्केट में। इसके अलावा अनार भी हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी लाल रंग का नहीं हुआ है, फीका है, खट्टा है। अगर अनार खट्टा भी हो तो उसके फ़वाइद अपनी जगह रहते हैं। ये फ़वाइद क्या हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब, जो यकीनन तिब्बे नबवी की रूह से हमें गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। वैसे ये कहावत है जी, एक अनार 100 बीमार, लेकिन आपसे हम जानेंगे कि एक अनार से 100 बीमारियों का हल कैसे निकल सकता है, उनके लिए कोई शिफायाब हम कैसे हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अनार 100 बीमार का मतलब यह है कि एक अनार में तकरीबन 100 बीमारियां या 100 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज मौजूद है। अनार में सिवाय नफ़े के और कुछ भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। एक 1% भी नुकसान का अंदेशा अनार में है ही नहीं। अच्छा, जैसे कि अब अनार, आजकल आपने खट्टे अनार की बात की, खट्टा मीठा अनार अगर हो, बिल्कुल खट्टा ना हो, खट्टा मीठा अगर अनार हो, वो शुगर पेशेंट अगर अनार की दानों के साथ एक सफ़ेद झिल्ली चिपकी हुई होती है, इस कागज़ टाइप की, उसके साथ अगर खाएगा उसकी शुगर हाई नहीं होगी। अच्छा, उसमें एक बड़ी मज़ेदार किस्म की तुरशी या कड़वाहट भी होती है, जो मुझे तो पसंद है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़रा बिल्कुल भी वो सफ़ेद वाला जो डिवाइडर है, जिसको मैं कहती हूँ अंदर अल्लाह मियां ने उसकी डिविजन्स की हुई होती हैं, वो पतली सी झिल्ली अगर आप खाएं तो उसका एक अपना लुत्फ़ है, अपना मज़ा है। एसिडिटी चाहे सीने की हो चाहे मैदे की हो, उसको पैदा नहीं होने देती, उसको ख़त्म कर देती है। वो सफ़ेद झिल्ली बहुत कार
कारामद है, लोगों को पता नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं, आपने कहा कि कोई इसमें नुकसान नहीं हो सकता। हम जिस तरह अनार खाते हैं माशाल्लाह जी, उसके ऊपर नमक डाल के, उसके ऊपर नींबू डाल के, उसके ऊपर और बहुत सारा चाट मसाला डाल के, मुझे लगता है कि हम उसकी अफादियत कम तो नहीं कर देते इस तरह से? नहीं, उसकी अफादियत कई गुना बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे नींबू डाल के। अच्छा। मैं आजकल डेंगू फीवर चल रहा है बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क पाकिस्तान में, और हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लोगों को मैं अपने सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि डेंगू फीवर को इससे आप दूर कर सकते हैं। अनार का रस निकाल लें, और रस निकालने के बाद उस पर नींबू छिड़कें, और कोई काला नमक उस वक्त नहीं मिलाना है, और उसको पी जाएं। 14 दिन में आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा डेंगू फीवर, लेकिन पहले दूसरे दिन से ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आपके प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। दिल के मर्ज़ में जो लोग मुब्तला हैं, अगर वो लोग अनार के दानों को, जो नरम दाने होते हैं अनार के, उनको छीलने के बाद उस पर नींबू छिड़कें और थोड़ा सा काला नमक छिड़क लें, थोड़ी काली मिर्च छिड़क लें, और उसको उसके बीज के साथ खाएं। बीज अच्छा, नरम होना चाहिए। मैंने यही पूछना था आपसे, जो उसके बीज होते हैं, एक तो वो अगर दांतों में आपकी कैविटीज़ हैं, दांतों में फंसने का बड़ा अंदेशा होता है, और इस पर दो राय मिलती है। अगर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि इसके बीज को निगलना नहीं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, उसको आप उसके बगैर तो आप खा ही नहीं सकते, आप कितनी दफ़ा रुकेंगे। आपका क्या इसके बारे में मशवरा होगा? देखिए, बहुत ख़ास किस्म के मिनरल्स होते हैं इसके बीज में। अच्छा। और इसके बीज जो होते हैं वो हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखते हैं, और हमारे मैदे को इतना कारामद कर देते हैं कि हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं। इम्यूनिटी पावर बढ़ा देते हैं हमारी बहुत ज़्यादा। सॉफ्ट वाले जो बीज होते हैं वो खा लेने चाहिए, और जो सख्त वाले हैं, जाहिर बात है, वो खाने के बाद आपको एक तो हजम देर से होंगे, और आपको भारी भारी मैदा हो जाएगा, दांतों में फंसेंगे। हाँ, दांतों में भी फंस जाएंगे आप। सॉफ्ट वाले बीज आते हैं, एक जैसे हमारे कंधारी अनार होते हैं, उसका दाना सॉफ्ट होता है, रस ज़्यादा होता है, मीठा होता है, वो अनार खाना चाहिए। पाकिस्तान के अनार भी खाने चाहिए, वो भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन अनार शुरुआत में आते हैं जिसमें आप जब जाहिर सी बात है, उसका छिलका तो लाल होता है, अंदर से खोलें तो दाने सफ़ेद होते हैं, या बहुत हल्के से गुलाबी दाना अनार कहलाता है। तो वो उसकी अलग अफादियत है जी, उसकी अफादियत अलग है। वो जिगर के अमराज के लिए बड़ा कारामद है। जिगर के मरीजों को वो ज़रूर खाना चाहिए, और तमाम लोगों को खाना चाहिए, जिगर के मरीज हों या ना हो, ताकि उनको कभी जिगर का मर्ज लाहक ना हो। और जो गला खराब हो जाता है, हाँ, गला जो खराब होता है उसके लिए बताता हूँ। अनार का अरक निकाल लीजिए, जूस निकाल लीजिए, उसको स्टील के भगोने में हल्का सा आधा मिनट गर्म करके उसको घुमा लीजिए। अच्छा। हल्का सा कुनकुना हो जाएगा, जब उसको पी लीजिए, कुछ गला खराब नहीं होगा। मजे की बात बताऊं, उल्टा गला ठीक हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि अनार दाना वैसे खाना ज्यादा मुफीद है, या जिस तरह आपने कहा अनार का रस निकालना? मुश्किल सवाल है ये। हाँ, दोनों की अपनी अफादियत। देखिए, दोनों की अपनी अफादियत है। अनार दाना, एक तो अनार दाना वो होता है जो अनार को सुखा के, धूप में सुखा के अनार दाना बनाते हैं, जो पकौड़ों में डालते हैं। हाँ, वो अनार दाना होता है। उसकी भी मैं खुसूसियत बताता हूँ। जब अनार का सीजन खत्म हो जाए, एक मुट्ठी अनार दाना, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, इतना हाई है, तकरीबन 300 कर लीजिए आप, 300 के करीब आपका कोलेस्ट्रॉल है। एक मुट्ठी अनारदाना 2 गिलास पानी में, स्टील के भगोने में उसको जोश दीजिए, और सुबह निहार मुंह, यानी कि सुबह सादिक में वो 1 गिलास जब बच जाए, जोश देने के बाद उसको छानिए और उसको पी जाइए। बहुत से लोग उसको गुठलियों को यूं यूं करके उसका गूदा भी निकाल लेते हैं, वो भी कर सकते हैं। 1 गिलास पी जाइए। 15 दिन के बाद आप जाके अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराइए, 150 हो जाएगा, आधा हो जाएगा बिल्कुल। अगर किसी का 200 है तो उसका 100 हो जाएगा, किसी का 300 है तो उसका 150 हो जाएगा। अनारदाने के लिए अनारदाने में भी बेइंतहा अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज्यादा फवाइद रखे हैं। आप यकीन कीजिए कि जब अनार का सीज़न ख़त्म हो जाता है, मैं बहुत सारी बीमारियों के लिए, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर तो अनार अवेलेबल होता है, लेकिन मैं उनको भी कहता हूँ कि अनार दाने का जोशांदा बनाइए और पीजिए। आप यकीन कीजिए, हाजमा भी दुरुस्त होता है, कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म होता है, दिल की जो पल्पिटेशन होती है, दिल की रफ्तार तेज़ चलती है। अगर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर चढ़ते हैं सीढ़ियों पर, उसके बाद सांस फूलता है, वो सांस फूलना 1 हफ्ते में मौकूफ़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके ऐसे मौजज़े हैं। हाँ जी, लेकिन आगा साहब, अभी तक जितने हमने बीमारियों की बात की ना, लोग जो यंग लोग होते हैं वो थोड़ा स्विच ऑफ हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा ये तो बड़ी बात की बातें हैं, अगर प्रॉब्लम्स हुई तो देखा जाएगा। ब्यूटी और स्किन केयर के लिए अनार के क्या फ़वाइद हो सकते हैं? देखिए, ताज़ा खून पैदा करता है एकदम, है ना। इसमें ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो हमारी स्किन को बहुत अच्छा करते हैं, हमारे हुस्न को बढ़ा देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी एजिंग को रोक देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हैं, कंपाउंड्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं जो आपकी स्किन को, आपके हुस्न को तरोताज़ा करते हैं, आपके चेहरे को तरोताज़ा करते हैं। आप यकीन जानिए,
जो लोग चाहते हैं कि उनका चेहरा सरसब्ज व शादाब नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए, उनके इस जो है ये जो एब्रू हैं ये ब्लैक नज़र आए और बड़ी अच्छी घनी नज़र आए, चेहरे की रंगत सुर्ख व सफ़ेद हो जाए, वो अनार खाएं, 15 दिन 20 दिन लगातार खाएं और अपने चेहरे की रंगत देखें और अपने ये बालों को देखें, मर्द अपनी दाढ़ी को देखें, आप यकीन कीजिए इतने चेहरे को हसीन कर देती है। और ख़वातीन का चेहरा तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ख़वातीन अगर इसको, लेकिन सिर्फ खाना ही है क्या? जिस तरह आप कहते हैं कि कोई मास्क भी बना सकते हैं, किसी और तरीके से भी इसको इस्तेमाल करें? इसका पाउडर है, इसके पाउडर को पहले इसके छिलकों को धूप में सुखाना चाहिए, धूप में सुखाने के बाद इसका पाउडर पीस के एक शीशे के जार में रखना चाहिए, उसका पेस्ट बनाना चाहिए, उसके साथ थोड़ा सा उसके पाउडर में शहद मिलाना चाहिए, उसके बाद उसको आप मास्क बना के चेहरे पर लगा सकते हैं, क्रीम बना के आपका चेहरा बहुत अच्छा हो सकता है इससे। और बहुत सारे लोग जिनकी ऑयली स्किन है या उनको एक्नी प्रोन स्किन है, अगर आप, मैं तो सिर्फ इसको फॉलो करती हूँ, अगर आपको ज़्यादा चीज़ें पता ना भी हों, आप ये देखिए कि इंटरनेशनल ब्रांड्स जिन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लेके अब अपनी क्रीम्स बना रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पोमेग्रेनेट बहुत ज़्यादा फीचर सुपर फूड है। ये सुपर फूड है, इसके अंदर जो इतने ऐसे एलिमेंट्स शामिल हैं जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा करते हैं। इसका जो पाउडर होता है उसके और भी फायदे हैं। अगर किसी को लूज मोशंस घर में आ रहे हैं और वो डॉक्टर की कोई दवाई खाना नहीं चाहते हैं या लेके दस्तरस में नहीं है, वो पाउडर 1 चमचा फाँक लें और उसका पानी पी लें, 1 घंटे के बाद उनके लूज मोशंस बिल्कुल बंद हो जाएंगे और मैं समझता हूं कि शायद दोबारा खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, एक ही दफ़ा की खुराक से वो बंदा ठीक हो जाता है। तो मौसम का फल जिस तरह आपने कहा कि बड़ा अहम होता है, कोई भी आपके जिस तरह के भी, अब जैसे सर्दियों में अगर ये आता है तो एक आम तासुर ये है कि शायद इससे गला ख़राब होगा, लेकिन अगर इफ़ इट इज़ रिच इन विटामिन सी एंड इन आयरन एंड ऑल दी अदर न्यूट्रिएंट्स, तो ये बड़ा अहम है कि आप इसका इस्तेमाल जारी रखें और अपनी ज़िंदगी में इसको लेके आएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल फरमाया, जब मौसम का फल पहले आना शुरू हो जाए उसके शुरू में उस फल को खाइए और जब जाना शुरू हो जाए उसके एंड में उसको मत खाइए। अब समझ में आता है एंड में हम यहाँ पे स्टोरेज का फ्रूट हमारे पास आता है जो नुकसान करता है। वैसे आपने क्योंकि हदीस मुबारक का ही जिक्र किया, तो ये भी कहा जाता है कि हर अनार में जो भी आप उसका दाना खोलेंगे उसमें एक दाना जन्नत का जरूर होता है, तो जाया करने से भी मना किया गया है क्योंकि इतना अच्छा न्यूट्रिएंट से भरपूर फल है। यह जन्नत का फल है ये, और जन्नत का दाना इसमें शामिल होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको तमाम बीमारियों से बचना है तो सुबह सादिक में दांतों को साफ करने के बाद ब्रश कर खाएं। अच्छा, और जिन लोगों को ये ज़्यादा लगता है, जिस तरह के आगा साहब भी कह रहे थे कि सुपर फूड है जी, तो मैंने इसके बड़े यूनिक कॉम्बिनेशंस भी देखे हैं। अगर आप ये देखें कि इसको एप्पल जूस के साथ, कैरेट जूस के साथ, ऑरेंज जूस के साथ लोग मिक्स करके भी पीते हैं, जिनको ज़्यादा खट्टा लगे तो इसकी मेरे ख्याल में जो अफादियत है वो और बढ़ जाती है जब आप दूसरे फ्रूट्स के साथ इसको बहुत अफादियत बढ़ जाती है। अगर किसी को जॉइंटिस हो जाए तो वो सिर्फ अनार का जूस सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पिए, 3 दिन के बाद जाके जॉइंटिस अपना चेक कराए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये तमाम मोहलिक बीमारियां जो हम कहते हैं कि वबाई भी हैं और इस मौसम में हमें ज़्यादा फैली भी नज़र आती हैं। आजकल आप देखिए डेंगू, जीका वायरस की बात हो रही है, और वैसे भी किसी भी बीमारी से जब शख्स उठता है तो नकाहत फील करता है, वीकनेस को दूर करने के लिए भी ये बेहतरीन ऑप्शन है। बिल्कुल, आप देखिए कि अगर अनार को हम सफ़ेद झिल्ली के साथ खाएं, आप यकीन जानिए इसके इतने फ़ायदे हैं। जो लोग एसिडिटी कम करने के लिए टैबलेट्स खाते हैं, सुबह दोपहर शाम 2-2 3-3 टैबलेट्स खा रहे हैं, आप यकीन जानिए इस अनार के खाने की वजह से उनकी वो दवाई कम हो सकती है। दवाई को एकदम ना छोड़ें, मैं ये नहीं कहता हूँ एकदम छोड़ दें, लेकिन वो छोड़ना पड़ जाएगी उनको। अगर साहब कहते हैं ना कि आपका जहन इतना सजेस्टेबल होता है। मैं अभी जब इस्तांबुल गई थी तो वहाँ पे भी एक एक्टिविटी हमने इसी तरह की थी कि कोई आंखें बंद करके आपको कहे कि जी इमेजिन कीजिए एक ऑरेंज आपके सामने या लेमन आपके सामने, वाकई ये सेगमेंट करके और अनार का इतना जिक्र करके मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। और अम्मी कहती है हम अचार की तरह मैं उसको बना देती हूँ क्योंकि उसमें नींबू भी डला होता है, नमक भी डालती हूँ। लेकिन आपको जैसा भी पसंद है, कुछ लोग सिर्फ काली मिर्च के साथ खाना पसंद करते हैं, किसी को जूस पसंद है, किसी को जैसे मैं कही थी वो डिवाइडर्स के साथ पसंद है। इट इज़ डेफिनेटली अ सुपर फूड एंड कैन हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, मुलाकात कराएंगे कुछ और मेहमानों से आपकी। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और अब ज़रा जिक्र करना चाहेंगे म्यूज़िक का। क्लासिकल मौसीकी के अपने ही दिलदादा होते हैं, उसकी अभी भी एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब मौजूद है। और जब हम पाकिस्तानी विरसे की बात करते हैं, उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने क्लासिकल गायकी में अपना एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया है, तो हम यकीनन उसमें हबीब वली मोहम्मद साहब को नहीं भूल सकते। इनके बारे में अगर आपको बताती चलूँ कि 1941 में इनको पहली दफ़ा एक फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था एट द बॉम्बे म्यूजिक कंपटीशन, जिसमें तकरीबन 1200 कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक बिकॉज ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गज़ल सिंगर्स ऑफ पाकिस्तानी हिस्ट्री। और आज हमारी खुशनसीबी है कि उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, जो आजकल पाकिस्तान से बाहर मुकीम है लेकिन पाकिस्तान विजिट कर रहे थे, तो वी थॉट वील ब्रिंग हिम ओवर एंड वील टॉक टू हिम अबाउट हिज फादर्स लेगेसी। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान वली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान साहब, आप खुद भी मौसीकी का शौक हैं एंड यू ट्रेन्ड एंड performed with your father. आजकल although this is just a hobby for you, it's a passion for you, आप अपने फादर की लेगेसी को किस तरह ज़िंदा रखना चाहते हैं? इस तरह ज़िंदा रखना चाहता हूँ कि उनकी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी चीज़ें गाया जाए और उनसे जो मैंने सीखा है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी चीज़ें भी अच्छी कॉम्पोजिशंस पेश करूँ और उनके नाम जो है उनको ज़िंदा रखूं। आप क्या समझते हैं कि कोई भी ऐसा क्लासिकल मौसीकी का माइस्ट्रो जिन्होंने एक ज़िंदगी का बड़ा लंबा अरसा वक्फ़ किया हो क्लासिकल मौसीकी के लिए, जब ये चेंज आ रहा था पाकिस्तान में, हम 80 की दिहाई में देखते हैं, 90 की दिहाई में देखते हैं, फ़िल्मी गाने, पॉप म्यूज़िक, एक अलग ही रविश थी। तो हबीब साहब इसको कैसे देखते थे? को क्या उनको नागुज़ीर गुजरता था पॉप म्यूज़िक, या उसको अपनी जगह है वो ये मानते थे? हाउ डिड यू फाइंड हिम रिस्पॉन्डिंग टू इट एज अ म्यूजिशियन? जी देखिए, दुनिया में चेंजेस तो आते रहते हैं। उन्होंने इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लिया, क्योंकि कोई भी म्यूज़िक हो, पॉप हो, क्लासिकल हो, फिल्मी म्यूज़िक हो, इट्स ऑल क्लासिकल बेस्ड, राग बेस्ड। जी। तो ये है कि इट वॉज जस्ट न्यू फॉर्म, तो उनको ज़रूर वो पसंद करते थे इन चीज़ों को। लेकिन कई दफ़ा जैसे क्लासिकल म्यूजिशियंस ये शिकवा करते हैं कि जो पॉप म्यूजिशियंस हैं वो अपने इनबिल्ट टैलेंट के साथ तो आते हैं, लेकिन उसको निखारने के लिए जो क्लासिकल म्यूज़िक की न्योहा होनी चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो लैकिंग होती है। क्या कभी ऐसा शिकवा हबीब साहब ने किया आपसे? जी, क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। दैट वो उनको ये चीज़ को वो मानते भी थे और कहते भी थे कि होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो प्रॉपर्टी लेते और चाहते हैं कि हम इस फील्ड में आ जाएं और पॉप म्यूज़िक को अडेप्ट कर लेते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। आपको कैसे करेक्ट करते थे? क्योंकि लर्निंग फ्रॉम योर फादर एंड ऑल्सो मेस्ट्रो मस्ट हैव बीन अ चैलेंज। आई मीन, आपने जब उनके साथ ट्रेनिंग शुरू की, जब आप परफॉर्म करते थे तो कैसे आपकी इस्लाह करते थे या आपको कैसे करेक्ट करते थे? जी, वो हम जब परफॉर्म करते थे तो ही यूज्ड टू लिसन टू मी, एंड जब हम परफॉर्मेंस के बाद घर जाते थे तो हमें वो क्रिटिक देते थे कि भाई इधर आपने ये गलती की, इधर आपको फ्यूचर में ये करना चाहिए, इधर आपकी मुर्की सही नहीं थी, या इधर आप कुछ मिस कर गए। तो ये इस्लाह वो करते थे। और इट्स अ टाइमलेस कंट्रीब्यूशन दैट ही हैज़ मेड। उनकी तमाम गज़लों में, उनके गाए हुए नगमों में से आपका फेवरेट कौन सा है? उनकी चीज़ें माशाल्लाह से काफ़ी सुपर हिट्स हैं, और जो भी उन्होंने बड़े मयार की असातिज़ा की पोइट्री वगैरह उन्होंने चूज़ किए थे और बड़े अच्छे कॉम्पोजिशंस बनाए थे। उनमें से है जैसे मिली नगमा जो मुझे बहुत पसंद है, ए निगार वतन तू सलामत रहे, जो उन्होंने खुद कंपोज़ किया था। फिर मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। फिर उसके बाद लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में। ये सब मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स हैं। पोइट्री भी बहुत बड़ी इफेक्टिव पोइट्री है उसके। रिजवान साहब, आपको क्या लगता है व्हाट्स द एक्स फैक्टर, व्हाट्स द मैजिक पोर्शन? कि हम अक्सर कहते हैं कि आज इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनती हैं, वो क्वालिटी नहीं होती, और ये हमारी टाइमलेस क्लासिक्स है, यानी आज भी द यंगर जनरेशन कैन रिलेट टू इट। द पोइट्री इज़ जस्ट एज मैजिकल, द कॉम्पोजिशन इज़ टाइमलेस। ये क्या वजह है इसकी? ये है कि लोग पहले ज़माने में बहुत टाइम लगाकर उस पर काम करते थे, अच्छी पोइट्री सेलेक्ट करते थे, क्योंकि उस ज़माने में इतनी फास्ट लाइफ नहीं थी। आज सी वो उसमें लैकिंग है। लोग
हम शायद बहुत आउटपुट बेस्ड भी हो गए हैं। जो म्यूजिशियंस हैं वो हमेशा किसी क्रिएटिव ब्रीफ पे काम कर रहे होते हैं एंड जब आप ज़्यादा ये प्रेशर्स बढ़ा दें तो ऑब्वियसली क्वालिटी सफ़र करती है। लेकिन दीज numbers are definitely timeless and we hope that more people can get इनका भी रुझान हो। आप क्या समझते हैं कि पॉलिसी मेकर्स को हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ आर्ट काउंसिल्स काम कर रहे हैं इनको तवज्जो देनी चाहिए क्लासिकल मौसीकी के फ़रोग़ के लिए? बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक जो है हमारा कल्चर है, हमारी रूट्स हैं और वो हर एक म्यूज़िक का बेस ही क्लासिकल म्यूज़िक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन देनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि पॉप म्यूजिक ना हो, वो भी हो, बैलेंस्ड हो, एवरीथिंग इफ इट्स बैलेंस्ड, ताकि हम अपने ट्रेडिशन को, अपनी लेगेसी को, अपने विरसे को कहीं खो ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए एंड आई थिंक योर कमेंट्स गो अ लॉन्ग वे कि आप लोगों को ये यकीन दिलाएं, ये रुझान की तरफ मुतवज्जो करें कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेगेसी जो होना नहीं है। और मेरे ख्याल में जितना हम फ़नून लतीफ़ा की तरफ, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स की तरफ राग़िब होते हैं, एक माशरे में टॉलरेंस और उसका जो एक मिजाज है वो भी बहुत बेहतरी की तरफ जाता है। देखिए, मैं आया भी इसीलिए हूँ यहाँ पर कि मैं एक 12 सॉन्ग्स का एल्बम प्रोड्यूस कर रहा हूँ। उसके अंदर मैंने लिरिक्स अच्छे चूज़ किए हैं और उसमें थोड़ी फ्यूजन की है ताकि यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन दोनों उसको इंजॉय कर सकें और हम अपने रूट्स को भी लूज़ ना करें। एब्सोल्युटली। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एल्बम। इसी के साथ नाज़रीन बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। हमारे साथ रहिए, वी हैव मोर गेस्ट्स एंड मोर इश्यूज टू डिस्कस, सो कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज आपसे बात करनी है एक बहुत ही अहम इशू के बारे में। एक्सीडेंट्स में हमारा कितना नेग्लिजेंस का हाथ होता है, ये बड़ा अहम है और हम सब की कोशिश ये होती है और दुआ भी यही होती है कि अल्लाह ताला हमें हर नागहानी आफत से महफूज रखे। लेकिन क्या हम अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं इज़ अ बिग क्वेश्चन। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए पब्लिक बिल्डिंग्स की, डोमेस्टिक बिल्डिंग्स की, हमारे अपने घरों की, जहाँ पे अगर खुदा न खासा आग लग जाए तो उसकी बचाव की तदाबीर क्या हैं। ये जानकर आपको बड़ी हैरत होती है कि कोई लोग जब अपना घर, अपना ड्रीम होम बना रहे होते हैं तो उसके लिए शॉपिंग करने के लिए जी टाइलों के लिए जाते हैं, टाइल्स को देखा जा रहा होता है, होम अप्लायंसेस के लिए बात की जा रही होती है, कलर कॉम्बिनेशन, फानूस कैसा होगा, दरवाजे कैसे होंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि खुदा न खासा ऐसी अगर कोई सिचुएशन हो जाए तो इसी घर में फायर एग्जिट क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा, या इतने महंगे किचन या इतने महंगे घर में क्या हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स भी रखे हैं या नहीं। ख़ास तौर पे हैरत होती है कि जदीद तर्ज तामीर का दावा करने वाली ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिसमें अपार्टमेंट्स शामिल हैं, महंगे तरीन अपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम उनको बाहर से देखते हैं वो बिल्कुल एक डब्बे का मंजर पेश कर रहे होते हैं और उसमें इस तरह की चीज़ों का, ये फायर एग्जिट्स का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। आज इसी हवाले से बात करने के लिए द प्रेसिडेंट ऑफ द फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जनाब इमरान ताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आवर टाइम। इमरान साहब, वी कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ। मैं शुरुआत करना चाहूँगी अपार्टमेंट बिल्डिंग से। अगर हम जी चार्ली चैपलिन के पुराने वो देखें, फिल्म्स देखें, तो वो हमेशा फायर एग्जिट दिखाया जाता है कि पिछली गैलरी में एक ऐसी सीढ़ी होती है जिसको खोल के नीचे जाया जा सकता है एंड यू कैन रन आउट ऑफ इट। आज हमारे महंगे तरीन, पॉश तरीन इलाकों के जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें कोई फायर एग्जिट नहीं है। मैम, पहली बात तो ये थैंक यू फॉर चूजिंग दिस टॉपिक। आज से तकरीबन 60 साल पुरानी बात कर रही हैं आपके। 60 साल पहले भी जो इंटरनेशनली जो चीज़ें हम देखी उसमें उन्होंने उस वक्त जो प्रिवेशन थे वो टेक केयर किए हुए थे कि एग्जिट को सोचा हुआ था। जो फायर ब्रिगेड का जो लोगो होता है उसमें सबसे अहम चीज़ सीढ़ी होती है, बिल्कुल, कि आपको अप्रोच बनानी है एंट्रेंस की भी और एग्जिट की भी, तो इसके बगैर तो कोई चीज़ डिज़ाइन की नहीं जा सकती। और सिक्योरिटी सेफ्टी का ये हाल है इमरान साहब, हमारे यहाँ तमाम ही जो खिड़कियाँ होती हैं उस पर इतनी मजबूत हमने ग्रिल्स लगाई होती हैं, हम बिल्कुल नहीं सोचते कि ये हम अब जैसे वो हमारे यहाँ जो बल्दिया टाउन वाला इंसिडेंट हुआ था, लोगों के लिए कोई एग्जिट ही नहीं थी बाहर निकलने की। मैम देखिए, सबसे अहम जो चीज़ बात ये है, वो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि अभी अमेरिका के अंदर NFPA ने प्रिवेंशन वीक बनाया, तो उसका जो लोगो था वो ये था कि प्रिपेयर योर एग्जिट एंड एस्केप प्लान।
वो जो असल बात थी कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करें कि आपका एग्जैक्ट आपका यहाँ एस्केप प्लान क्या होगा अगर आग लगे तो। हमने पाकिस्तान के अंदर कभी मैंने नहीं सुना कि कोई घर में बैठ के खाने के लिए बात करो कि बेटा अगर आग लगी तो तुमने मेरी माँ को कैसे बाहर निकालना है, या जो छोटे बच्चों को कैसे बाहर निकालना है, या हम कौन सी सीढ़ियों से बाहर निकलेंगे। तो सबसे अहम चीज़ मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे पहली चीज़ जो हमें अल्लाह की तरफ से मिली है, जो मशरफ मखलूक़ात है, वो इल्म की बात है। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप लोग घर में बैठ के डिस्कस करें कि अगर आग लगी तो हमें क्या करना है। और कई दफ़ा हमें ये भी अंदाज़ा नहीं होता, इमरान साहब आपके तवज्जुह से लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे कि आग लगने की वजूहात अलग अलग होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर बिजली के शॉर्ट सर्किट से एकदम फायर का इंसिडेंस होता है तो उसको बुझाने का तरीका मुख्तलिफ होगा बजाय इसके कि अगर तेल से या गैस से आग लगी है। इसके बारे में थोड़ी आगे ही दीजिए। मैम देखिए, मैं हमेशा जब भी मुझसे पूछा जाता है कि कितने किस्म की आग होती है, मैं कहता हूँ आग एक ही किस्म की होती है, जो वो ट्रायंगुलर बन जाता है। जो असल चीज़ होती है वो चेक करता है कि फ्यूल क्या जल रहा है, जो चीज़ जल रही है हमें उसको डिस्कार्ड करना है ताकि आग खत्म हो जाए। तो अगर वो फ्लेमेबल लिक्विड है तो उसको हम कवर्ड करना है कि उसमें गैस डिस्कार्ड हो जाए और आग खत्म हो जाए, जिसके लिए मतलब किचन के अंदर रिकमेंड करते हैं कि बस फायर कर्टन होना चाहिए कि अगर आग लगती है तो आप फायर कर्टन से उसको ढक दें। जैसे उसमें ऑक्सीजन डिस्कार्ड होगी तो जो तेल जल रहा होगा वो उस वक्त खत्म हो जाएगा, उसमें गैस खत्म होती है और खत्म हो जाएगा जो भी आग लगी होगी। इसके अलावा कंबस्टेबल मटेरियल हो गया, जैसे लकड़ी हो गई, गत्ता हो गया, ये जो चीज़ होती है उसके लिए पानी उसको सोक करना ज़रूरी है। अगर उसको आप ढकेंगे तो वो अंदर से दोबारा आगे निकलता रहेगा, क्योंकि जब तक उसके अंदर अब सोक नहीं होगा, जब तक उसमें पानी नहीं जाएगा तो लकड़ी अगर जल रही है वो कंबस्ट हुई है तो पानी के अलावा सोल्यूशन की आपको सोक करना पड़ेगा। इसी तरह जो मटेरियल अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर 3 सब्सटेंस बनाए, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। तो सिमिलर चीज़ है कि अगर आग जो सॉलिड पे लगी है देन यू हैव टू गो फॉर द वाटर कि आप उसको कूलिंग करके ख़त्म करें। लेकिन इसमें जो एक एलिमेंट है वो ये है कि अगर उसमें करंट है, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिक की चीज़ मौजूद है, इलेक्ट्रिक बंद हो उसके बाद आप फायर फाइटिंग पानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से सॉलिड के लिए वाटर है, लिक्विड के लिए हम गैस के जरिए बंद करते हैं। गैस के लिए गैस के सिलेंडर्स आता है जो होता है, हम छोटे होते थे, याद है कि हमारे स्कूल में एक उन्होंने इस तरह के जो इंस्टॉलेशंस किए हुए थे, दे यूज्ड टू बी अ फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे आपने कहा कि उसमें से फोम निकलती है और बाकायदा हमारी टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी कि उसको इस्तेमाल कैसे करें। और इसी तरह सॉलिड की जब हम बात करते तो वहाँ पे बाकायदा लाल रंग की स्टील की बकेट्स होती थी जिसके अंदर मिट्टी भरी रखी हुई होती थी कि अगर आपको फौरी तौर पे आग बुझाने के लिए, और ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट एड का हिस्सा है। इमरान साहब, अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स जल रहा है तो उसको आग से कैसे फौरन बचाया जाए, उसके ऊपर भी कंबल डाला जाए, पानी डाला जाए, ये हमें कैसे पता चले? देखिए, जो स्टैंडर्ड कहते हैं वो ये कहते हैं कि स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। सिंपल सी बात है, एक बंदा जब भागता हुआ आ रहा होगा तो वो जितना भागेगा उतना ऑक्सीजन की हवा बढ़ेगी। तो उसको सिंपल से जो स्टैंडर्ड कहता है वो कहता है उसको आप रोकें, उसके ड्रॉप हो, जमीन पे बैठे और रोल करें, और रोल करते मुंह पे हाथ रखें ताकि किसी से इंजर्ड ना हो। क्योंकि जब वो रोल करेगा तो जो उसके जिस्म के अंदर आग लगी है वो जो प्रेस होगी उसमें ऑक्सीजन निकल जाएगी और आग खत्म हो जाएगी। सेकंड सोल्यूशन ये, यस यू कैन यूज अ कर्टन, ब्लैंकेट, लेकिन ये सेकंड उस पर करा जाता है क्योंकि फिर एक बंदा अपनी जान पे खेल के, मतलब यू आर गेटिंग अनदर पर्सन इन दिस एरिया कि वो जाके उसको ट्रीटमेंट करेगा। अगर ट्रेन नहीं है तो उसे तो अपने कपड़े पे आग लगा ले। तो जो सिंपल सा बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल्स के अंदर, ये जो नॉर्मल बात समझाती है कि स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, क्योंकि आ सकता है वो कर्टन मौजूद हो, नहीं हो तो ड्रॉप एंड रोल, ये 3 चीजें याद रखिए जी, जिसके लिए बहुत अहम है। अगर खुदा ना खासा कोई ऐसा इंसिडेंस होता है कि आपके कपड़ों में आग लग जाती है तो बजाय इसके कि आप भागें और एकदम आप वो बेचैनी की कैफियत में आप पानी ढूंढ रहे हो, कुछ कर रहे हो, जहां है वहीं रुके, जमीन पे लोटें, यानी जिस तरह आप उसको अपने आप को जब आप रोल करेंगे तो आपकी वो जो आग कपड़ों पे लगी वो बुझ जाएगी। इमरान साहब, एक और बहुत अहम इशू, खवातीन हमारा शो ज़्यादा देखती हैं, किचन में एहतियात। अब अक्सर हमारे जो अपने पहने हुए मटेरियल्स होते हैं वो कंबस्टेबल होते हैं, उसमें फौरी आग लगने का खदशा होता है। हमारी जो हेल्प अक्सर घरों में आती हैं, वो जो अबाया पहनती हैं, वो ऐसा होता है कि इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। क्या एहतियात हमें करनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ यहाँ में HSC का रूल जो है वो ये कहता है, हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट की जो हम ट्रेनिंग देते हैं, कि आपका जो भी आप कभी वर्क प्लेस पे जाएँ जो कि क्रिटिकल हो, जहाँ पे मशीन्स हों, जहाँ चूल्हे हों, तो आपको कोशिश ही करनी है कि आपको जो वेयर होना चाहिए वो इतना लूज नहीं होना चाहिए किसी मशीन में फंस जाए या वो आग कैच कर दे। मतलब पहला रूल ये है कि अगर आप दुपट्टा किचन में लेके जा रही है तो शुड बी टाइट अप, कि वो जाके कैच ना करे, क्योंकि औरत को पता है उसके दुपट्टे में आग पकड़ी हुई होती है। इसी तरह आपकी जो भी किचन के अंदर या जो भी आपकी मेट्स काम कर रही हैं उनको भी यूज़ करना है कि आपका जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल वेयर का जो हवा में लहराता रहेगा वो खुद एक सेल्फ डेंजर है। और इवन द यंग बच्चियाँ जो मेरे ख्याल में नया किचन में काम शुरू कर रही हैं, आपके जो डस्टर्स हैं, जिन चीज़ों से अगर आप गर्म देगची पकड़ते हैं, उसका मटेरियल भी बड़ा अहम है कि वो आग ना पकड़ ले। मटेरियल हम अक्सर क्या करते हैं, पुराना कपड़ा कोई घर का
पड़ा होता है उसको इन कामों में इस्तेमाल करने लगते हैं। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी इमरान साहब, आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ दी स्कूल्स, अब प्री स्कूल्स में जो जूनियर बच्चों के स्कूल्स हैं वहाँ पे ग्रास टर्फ्स लगाने का फैशन चला हुआ है, लेकिन वो बहुत इन्फ्लेमेबल होती हैं और अक्सर हमने देखा है कि वो कराची में तो देखें जितनी गर्मी पड़ती है वो डायरेक्ट सनलाइट के नीचे होती हैं। ये कितना डिजास्टरस है? देखिए मैम, जो चीज़ भी आप कंबस्टिबल मटेरियल बढ़ाएंगे, देखें जितनी चीज़ें पेट्रोलियम बेस है वो हाईली फ्लेमेबल हैं, उनके टॉक्सिक ज़्यादा है, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो देखिए मैं हमेशा समझाता हूँ एक बात कि इससे पहले हम लोग कहते हैं जी इतनी पाकिस्तान में फायर नहीं लगती, तो पहले हम लोग डेवलप नहीं थे। अब हम लोग हमारे यहाँ पहले ग्राउंड+1 घर बनते थे, मल्टी बिल्डिंग्स बन गई। इसी तरह हमने हर चीज़ की डेवलपमेंट कर दी। पहले हमारे पास लिमिटेड मटीरियल होते थे, अब हमारे पास हैवी कंबस्टिबल मटीरियल है। अब जैसे आपने एक बात की, जो हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये जो आर्टिफिशियल ग्रास है ये हाईली फ्लेमेबल है। अच्छा, उसके बाद ये उसी पर आप खड़े हुए, उसी पर से एक्टिविटी हो रही है, तो वो जब स्प्रेड होगी फायर तो कितनी चीजें आप ये देखें ड्रिल कितनी अहम है कि बड़े बड़े इवेंट्स आप देखते हैं जो बड़े ब्रांड्स के इवेंट्स होते हैं वहाँ पे ये आर्टिफिशियल ग्रास के टर्फ्स यूज़ किए जाते हैं, वहीं पे लाइट्स भी होती हैं, वायर्स भी गुजर रही होती हैं, दे आर हाईली कंबस्टिबल। तो ये वो एक्सीडेंट्स है जिसके बारे में हमें आगाही होनी चाहिए। सेफ्टी कम्स फर्स्ट एंड थैंक यू सो मच इमरान साहब, वी वांट दिस टू बी वन ऑफ द फर्स्ट सीरीज। इसके बाद मैं ज़रूर चाहूँगी कि घर में जो ख़वातीन हैं, आपने उस पर बात की, अपना घर जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं किन मटीरियल्स का ख्याल रखें, रोशनदान, बहुत ऊंची बिल्डिंग्स ना होना, ये हमारा लोकल तर्ज तामीर था जिससे हम बिल्कुल ही दूर चलते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज मैं देना चाहूँगा इसके एंड में कि सबसे अहम चीज़ है कि टेक टाइम टू प्रिपेयर। आप अपने घर में, अपने ऑफिस में आप थोड़ा टाइम निकालें प्रिपरेशन के लिए कि क्या आग लगी तो मैंने क्या करना है, या ऐसी कोई चीज़ जो आग लग सकती है। जितने भी इंसिडेंट हुए उसके अंदर अगर किसी ने पीछे थोड़ा प्रिपरेशन की होती है तो इंसिडेंट नहीं होता है, जहाँ प्रिपरेशन नहीं होती है वो इंसिडेंट होते हैं। और तभी हम देखते हैं अवेयरनेस का मकसद ये है कि आप थोड़ी प्रिपरेशन करें। एब्सोल्युटली। और तभी हम देखते हैं कि अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के ये SOPs में शामिल हैं कि आप बेशक उनका सिर्फ एक इवेंट ही क्यों ना कर रहे हो, इवेंट की एस्केप एग्जिट्स, फायर एग्जिट्स, इमरजेंसी एग्जिट्स बताए जाते हैं। इस सेफ्टी को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब फॉर बीइंग हियर एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट ऑफ मेनी। हम इस इशू पे मजीद भी बात करते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का सब्जेक्ट और आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। वो तमाम लोग जो अपने दिल टूटने की तकलीफ से गुजर रहे हैं उनके लिए बड़ा अहम है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब आपको कोई पसंद होता है, किसी से मोहब्बत होती है, तो उसकी हर अदा प्यारी लगती है, उसका अंदाज़ गुफ्तगू, उसका उठना, उसका बैठना, उसका आपके साथ रवैया। लेकिन फॉर वट एवर रीज़न इफ़ दिस रिलेशनशिप गोज़ बैड सो द लव टर्न्स इनटू हेट, यानी वही शख्स जो दुनिया में सबसे प्यारा था अब सबसे बुरा लगने लगता है। फिर कोई भी सामने आ जाए तो उसकी बुराई करनी पड़ती है। क्या उस वक्त हम जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे होते हैं कि अपने आप को इत्मीनान देना है कि जी मैंने तो मोहब्बत की, बेलौस मोहब्बत की, लेकिन मुझे उसका सिला नहीं मिला, मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो जब आप सर्कमस्टांसेस की वजह से, लेकिन ये बात आपको पता है कि देयर इज़ नो लव, जब मोहब्बत नहीं है तो रिश्तों को कायम रहना चाहिए, या इस रिश्ते को आप सरवाइव कैसे करेंगे विदाउट रियली मेकिंग योर सेल्फ बिटर, और अपने साथ ही 100 बीमारियां ना लगा लें। मोहब्बत नहीं है तो उसकी जगह नफरत को भी ना लेने दें। अपनी हीलिंग कैसे करें, दैट्स द टॉपिक दैट वी हैव। जब मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्या ये एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं कि जब लव है तो उसके साथ साथ हेट भी होगा? ऑल दैट एंड मोर। आज आप सवालात भी अपने कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे सामने है। और इस मौजू के लिए मेरे पास आई हैव जस्ट द राइट पीपल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माई वेरी गुड फ्रेंड हु आई फील इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइफ कोचेस। जब ये बात करती हैं इनकी बात दिल पे असर करती है, तो यही वजह है कि आप बार बार फरमाइश करते हैं कि इस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए इनको बुलाया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सलमा जफर। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। और इसका क्योंकि ताल्लुक हमारी नफ्सियात से, हमारे जज्बात से है, तो हमारे नफ्सियात सिद्रा जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही हैं। आप किसी नफरत के बारे में सोच रही हैं, किसी मोहब्बत के बारे में सोच रही हैं? ये बताइए। दोनों के बारे में। दोनों के बारे में सोचें। कोई ऐसा शख्स नहीं हो सकता जो ये क्लेम ना करे। यानी हो सकता है पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए सलमा कहें कि हमें किसी से नफरत नहीं है, नफरत इज टू हार्ड अ वर्ड। दिल में तो कहीं ना कहीं हमने बहुत सारा बोगस जमा करके रखा हुआ है।
इंसानी फितरत है, इंसान की फितरत के दोनों पहलू हैं और आपके अंदर हैं। वो कहते हैं ना आपके खमीर में ये पाए जाते हैं। हसद जैसे कहा जाता है कि खमीर के अंदर गूंदा गया है, इसी तरह नफरत, जहाँ मोहब्बत है वहाँ नफरत है। मोहब्बत किसे कहते हैं? इंतहा किसी चीज़ की पसंद आना। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप बुरा भी मना रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ आप एक बात कहते हो कि मैंने बहुत मोहब्बत की और मुखलिसाना, लफ्ज़ मुझे नहीं आज तक समझ, मुखलिसाना मोहब्बत की, लेकिन अगले ने मुझे इसका कुछ रिटर्न नहीं दिया। वो मुखलिस कैसे हो रही मोहब्बत जब आपने रिटर्न सोच लिया? खैर ये बड़ी लंबी डिबेट है। जिसको कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई सिवाय इसके कि उसको भी मुझसे मोहब्बत। यही तो कंडीशन, तो गिव एंड टेक हो गया ना जी। लेकिन ये है कि हाँ, हर कोई अपने अपने रूल्स होते हैं, किसी के बैरियर्स होते हैं, हर किसी की अपनी एक वो कहते हैं ना नफ्सियात है, सोच है अपनी ज़ात के बारे में। आप उसको जब हिट करते हैं, जब आप वहाँ पर बात आती है, आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपने शुरू में जैसे कहा कि उसकी हर बात अच्छी लगती है। नहीं, हर बात अच्छी नहीं, अच्छाई तो अच्छी लगती है, उसकी तो हर बुराई पे आप लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। उसकी बुराई को भी ओन करते हैं, उसकी बुराई के अंदर भी खूबियाँ ढूंढ रहे होते हैं, तब आप जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, आपको दिलासे दे रहे होते हैं। सिद्रा, जब आप किसी का टॉक्सिक बिहेवियर, ये देखें शुरू में कोई शख्स अगर आपके साथ, अगर आपको धोखा देने की नीयत से हो तो वो बन कुछ रहा था लेकिन असल में वो कुछ तो तकलीफ से गुजरे, वो एक अलग बात है। लेकिन कई दफ़ा हम रिलेशनशिप्स में देखें कि वो शख्स अपना असल आपको बार बार दिखा रहा होता है। हम खुद कह रहे होते हैं नहीं नहीं अभी गुस्से में थे ना इसलिए ऐसा कह दिया, और गुस्से में थे ना इसलिए थोड़ा मार दिया या तशद्दुद कर दिया। ये आप उसको इनेबल कर रहे होते हैं और आपकी आंख बड़ी देर बाद खुलती है। डू यू रियली फील सो? अच्छा, होता यह है सिद्रा कि इंसान जो है ना किसी भी रिलेशनशिप को जब अपना रहा होता है तो वो अपनी नीड के हिसाब से अपना रहा होता है, ठीक है। हम ये नहीं देखते उस टाइम के सामने वाले की नीड भी उतनी ही हमारे लिए इन्वॉल्वमेंट या इंडल्जमेंट है कि नहीं है। हम डायरेक्टली सोचते हैं कि बस ठीक है हमारी नीड है इस इंसान के साथ, तो अब उसकी हर बुराई भी माफ़ है और अच्छाई तो वैसे ही है। अब जैसे मोहब्बत का आपने जिक्र किया, हमारे यहाँ पे इस टर्म को ना बहुत ज़्यादा एक बॉलीवुड फिल्मी और इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रोमांटिसाइज किया जाता है और कहा जाता है कि जिससे हमें मोहब्बत है वो बस कुछ भी करके हासिल है और वही है, वही से भी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। जबकि हम अक्सर ये कोटेशंस भी सुनते हैं कि अगर हमें कोई एक फूल पसंद है तो हम उसको कभी तोड़ेंगे नहीं, हम उसका ख्याल रखेंगे, स्पॉट लगेंगे, उसे ग्रो करेंगे। इन अदर वर्ड्स हमने अपने जहन में एक कहानी बनाई होती है, हम कहानी में उसको कास्ट कर लेते हैं और फिर चाहते हैं कि वो उसी कहानी के किरदार की तरह रवैया अपनाए, लेकिन जहाँ वो कैरेक्टर से आउट हुआ तो हम वायलेंट हो जाते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। जैसे आपने अभी बात की थी ना, हम जस्टिफाई करते हैं, तो वहाँ जहाँ है ना कि आज अचानक बोल के चले गए, आज मूड खराब से ज्यादातर खवातीन क्या बोलती है जब भूखे होते हैं तो इस तरह बोलते हैं ये मेरा पेट वर्ड है, भूख लगी है, बाहर से गुस्सा करके आ रहे हैं, आज गर्मी बहुत है, ओहो सुबह से बिजली नहीं है ना। भाई यही सारे प्रॉब्लम्स तो आपके साथ भी हैं। आप किसी का टॉक्सिक बिहेवियर क्यों जस्टिफाई करते हैं? लेकिन ज़रा अपने टॉक्सिक बिहेवियर की भी बात कर लेते हैं। देखें, जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स होती हैं जहाँ दूसरे के बारे में आपको बहुत कुछ बताती हैं, खुद शनासी का भी मौका देती हैं। सलमा जी, अक्सर हम मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और अगर हमें वो रिस्पांस ना मिले तो हम इंतहाई कदम उठाते हैं। हमारे यहाँ हर तरह का जुर्म होता है, फिर जी किसी बाबा के पास पहुँच जाते हैं उसको बर्बाद करने के लिए, उसमें जादू टोने कराने के लिए, या फिर आप गुस्से का इजहार करते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं कि लड़के से शादी से इनकार किया लड़की ने तो उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया या फिर अपनी ही ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ये कैसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो मोहब्बत में दिल बर्दाश्ता होना बर्दाश्त नहीं कर पाती? बड़ा पीछे से शुरू करती हूँ बात को, जहाँ स्टार्ट होती है। ये बात हमने शायद पहले भी एक दफ़ा कही थी। आपको पता, मोहब्बत, मुझे एक मर्द से मोहब्बत होगी जिससे मेरी शादी हो रही है, उसे मुझे किस किस्म की मोहब्बत है, उसे मेरे लिए कैसी मोहब्बत करनी चाहिए, ये हमें कौन सिखाता है? हम जो सुनते आ रहे होते हैं, या अपने पेरेंट्स को देखते आ रहे होते हैं, हमारे ज़हन में वो होती है। दूसरा ये कि मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात की थी, हम लड़कियों को, अगर हम लड़की की बात करें तो उसे ये बात सिखाते नहीं कि तुम्हारी अपना एक वजूद है, ठीक है, तुम्हारी एक शख्सियत है, बस वो जो है बस वही तुम्हारा सरताज है और वही उसकी शनाख्त से पहले तो हम उसे खुद मजाजी खुदा का रूप देते हैं,
और जब हमें वो चीज़ें फिट नहीं आ रही होती, ऑब्वियस है एक इंसान की शख्सियत है, कभी तो अंदर आपको उलझन देगी, तकलीफ देगी, कभी तो वो बोलेगी बाहर आपके मिजाज के खिलाफ हो, मिजाज के, तब आप अपने आप को फिर आप इन चीज़ों की तरफ से, मुझे हैरान की इस बात भी होती है, तब भी आप अपनी शख्सियत को नहीं ढूंढ रहे होते, तब भी आप अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रहे होते। वो सिर्फ एक दिखावे का जो रिलेशन है ना, जो आप लोग देख रहे हैं कि इसने इतनी मोहब्बत की, इसने इतनी खिदमत की, इसका रिटर्न नहीं मिला, तो वो जो भरा हुआ दिमाग के अंदर है, तब ये बाबे और फकीर ये सारी चीजें आती हैं। आपको चाहिए वही शख्स। हाँ। आज तक मुझे इस बात की समझ बड़ा एक सच्चा वाकया है ना, ये ऑब्सेशन बन जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। बड़ी सच्ची चीज बता रही हूँ, मेरे पास एक कॉल आई जब मीडिया के साथ ये हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किए, और आप सोचिए मुझे आज भी वो बच्ची याद आती है, तो मुझे वाकई गूज़बम्स। उसने मुझे कॉल किया, मेरी मदद करेंगी, आप सबको सारी चीज़ें बताती हैं। मैं कहा हाँ बताएं बेटा। ये फ़ोन कॉल है, मेरी डिवोर्स, शादी के 3 मंथ्स में मेरी डिवोर्स हो गई। ओके, कितना अर्सा हो गया? 7 मंथ हो गए। आप कुछ ऐसा कर दें किसी तरह से मेरी उस शख्स से शादी हो जाए। और मेरी माँ होने के नाते मेरी रूह कांप गई। मैं कि बच्ची क्या सोच रही है और किस तरफ जा रही है। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा बेटा जल्दी से मुझे मिलो, कुछ नहीं, बस जहाँ कहोगी वहाँ मैं आके मिलूंगी। और मैं उससे मिली, मैं रोई, मैंने बात की, और उसे मैंने किस अंदाज में बताया कि ये रिश्ता मर चुका है, बदबूदार हो चुका है, कब तक समेट कर। सिद्रा वो कहती थी कुछ हो जाए। अच्छा, ये आपकी बात को मैं आगे लेके जाना चाहूँगी सलमा जी। जब मोहब्बत नफ़रत में तब्दील होती है तो बेसिकली हमारी लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि हर चीज़ की तरह उस रिश्ते की भी एक ज़िंदगी थी, वो ज़िंदगी पूरी हो गई, वो रिश्ता ख़त्म हो गया। अब या तो आप उस चीज़ को ख़त्म करके मूव ऑन कर जाएं, लेकिन जो हमारी अटैचमेंट है ना, ये जैसे जिंदा चीज़ मुर्दा चीज़ के साथ नहीं रह सकती। हम उसको जब तक पकड़ के बैठे रहेंगे तो उसमें से ताफुन भी होगा, फिर आपको हेट्रेड भी होगी, सारी चीजें टॉक्सिक हो जाएंगी। व्हाई डू वी नॉट एक्सेप्ट इट सिद्रा? हमारे अपने इमोशंस उस वक्त बहुत हाइटेंड होते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है कि लैक ऑफ एक्सेप्टेंस की वजह से हम लोग बहुत एक्सट्रीम कदम उठाना शुरू कर देते हैं। हमें एक्चुअली बचपन से ही या वैसे ही सिखाया जाता है कि जब आपको फॉर एग्जांपल कि कोई किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशंस थी और वो पूरी नहीं हुई, एक इंसान से एक्सपेक्टेशन थी पूरी नहीं हुई, तो ज़्यादातर जब आप दुख में बैठे तो आपके दोस्त ही आपको बोल रहे होते हैं या आसपास के लोग ही बोल रहे होते हैं वो तो था ही ऐसा, वो तो थी ऐसी, छोड़ दो, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था, डिजर्व ही नहीं करता था, और बेहतर मिलेगा, और बेहतर मिलेगा। तो ये चीज़ें उस इंसान के अंदर फिर नफरत को जो है वो लाने की कोशिश करती है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बड़ी ज़बरदस्त कहीं पढ़ रही थी मैं, एंड दिस इज़ अबाउट कॉन्शियसनेस अगैन। उन्होंने कहा जी अच्छी और बुरी याद कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस्ड मेमोरी होती है। आप कभी भी किसी माजी के वाक़े को दोबारा जब रिविजिट करते हैं, अगर आपका मूड अच्छा होगा तो आपको उसमें से अच्छी चीज़ें याद आएंगी, अगर आपका मूड ख़राब होगा तो आपको सिर्फ बुराई नजर आएगी। जब रिश्ता खत्म होता है तो हम वो बैलेंस भूल जाते हैं। हो सकता है उसमें तकलीफदेह लम्हे भी रहे हों, लेकिन अच्छाइयाँ भी होंगी, क्योंकि उस वक्त जब वो रिश्ता सही था तो आपकी नीड्स पूरी हो रही थी। लेकिन जब आप उस नेगेटिविटी वाले जोन में जाते हैं, जब आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि रिश्ता खत्म हो गया है, तो आपको वो सारी अच्छी चीज़ें भूल जाती हैं। इस पर ज़रा जरूर बात करेंगे कि एक मंगनी रही हो, शादी रही हो, लोग बार बार ये कहते हैं ना जी 15 साल की शादी खत्म हो गई तो जरूर उसमें कोई बहुत बुरी, लेकिन उस 15 साल में कोई अच्छे लम्हे भी आए होंगे, कोई अच्छी यादें भी होंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब आपकी मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो जाए तो आप दूसरे शख्स को शायद कोई सबक सिखाना चाहते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है। एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहे होते क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अना को ठेस पहुंची है, या आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, या आप ऑब्सेस्ड हैं अपने उस आइडेंटिटी के हवाले से। जैसे शादी अगर ख़त्म होती है तो एक बीवी को बड़ी तकलीफ़ होती है कि अब मेरे पास वो राइट्स, वो रुतबा, वो सोशल स्टेटस नहीं है। सलमा जी, वहाँ पे अगर कोई रिश्ता, कोई शादी ख़त्म होती है तो लोग जैसे एक तो कह रहे होते इतना अरसा गुजर गया, आपकी अटैचमेंट भी होती है, आप कब अपने आप से एक्सेप्ट ये करते हैं कि जी मैं जो अब इस शख्स के पीछे भाग रही हूँ या ये जो तकलीफ़ महसूस कर रही हूँ, ये मोहब्बत में ठुकराए जाने की तकलीफ़ नहीं है, ये एक्चुअली कुछ और है। ये आप सच अपने आप जब आप ये रियलाइज करते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया, क्या हर कोई बैठ के सोचता है क्या खोया क्या पाया, क्या किसी की वजह से खोया। हर रिश्ते की कोई
टाइम फ्रेम होता है। मैं लोगों को समझाने के लिए आसान लफ्जों में बोलती हूँ, अगर बंदा मर जाता तो क्या वो टाइम फ्रेम रह जाता? नहीं रहता ना, तब हम बस तसल्ली होती, पता होता कि कहाँ अच्छा है। मरा है, मैंने तो बना दी। बस ये है कि यानी हम बड़ा उसको लाइट हार्टेड करके मुझे आज बात तक कर एक रहे बात नहीं समझ, जब हम इश्क की बात करते हैं और मोहब्बत की बात करते हैं, चाहे मियाँ बीवी का रिश्ता है, आपने कहा मुझे इससे मोहब्बत है, वो मोहब्बत पलों में ऐसी खत्म हुई कि आप चाहते हैं कि ये मिजरेबल हो जाए। हाँ। मैं कहती हूँ जिससे मुझे मोहब्बत है, अल्लाह उसको इतनी खुशियां दे कि वो पलट के मेरी तरफ ना देखे, मैं अपनी जिंदगी जी। लेकिन इसके लिए बड़ा ढारस चाहिए, ये चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे और फिर इस पे भी आएंगे कि जब आपको मोहब्बत में नाकामी होती है तो जो शख्स जिससे आप मोहब्बत क्लेम कर रहे होते हैं उसी को आप दिल भर के बद्दुआएं देते हैं, तो वो नफरत का लेवल है, आपका अपना गुस्सा है, उस वक्त क्या करना चाहिए? कॉलर से बात करके आपसे ये बात भी करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जहाँ से बात कर रहा हूँ, कराची से। जी जहाँ से, क्या कहेंगे? माशाल्लाह आपका टॉपिक बहुत अच्छा जा रहा है, दोनों मेहमानों को मेरा सलाम। मुझे पूछना यह है कि जो मोहब्बत नफरत में बदल जाती है तो वो मोहब्बत क्या नफरत तो वो मोहब्बत क्या सच्ची मोहब्बत होती है जो नफरत में बदल जाती है? अच्छा जी, और खास तौर पे इसमें हम खान साहब वाला यू टर्न भी चाहेंगे कि क्या वो नफरत से दोबारा मोहब्बत बन सकती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जहांजेब कॉल करने का। सिद्रा जी क्या कहेंगी? ये सीसा होता है बाय द वे, अगर आपको किसी से मोहब्बत है, पल में आप पल में तोला पल में माशा, एक मिनट के लिए आप नफरत हो रही होती है, फिर आपको ख्याल आता है नहीं नहीं इतना भी बुरा नहीं है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, मैं बल्कि ये चीज़ अपने क्लाइंट से भी बोलती हूँ, इनफैक्ट इन कॉलर से भी कहूँगी। देखिए अगर वो मोहब्बत है तो हम उसको, जैसे कॉइन की दो साइड्स होती है ना, एक मोहब्बत और एक नफरत। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस नफरत को ही समझ लें कि अब नफरत हो गई है तो वापस मोहब्बत नहीं हो सकती। ठीक है, नफरत इज अ काइंड ऑफ एंगर। एग्जैक्टली, एक एंगर है, हम उसको एग्जैक्टली हम इसको भी हम एंगर को एट टाइम्स नफरत में बदल रहे होते हैं जब हम दूसरे की नीड नहीं समझ रहे होते हैं। तो या हम ये सोचते हैं हमारी सैडनेस है, जहां आपको ये एहसास होता है कि मेरी नीड पूरी नहीं हो रही है, तो आपको वहाँ एंगर आता है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वो एंगर इतना बर्स्ट आउट वे में बाहर निकल रहा होता है कि हम उसको एकदम से नफरत का नाम दे देते हैं। अच्छा, वो जब एंगर होता है आपको उस वक्त तमाम ही फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी मिसाल के तौर पे इस तकलीफ से अगर आप गुजर रहे हैं और आपका दिल चाह रहा है कि कोई मेरी दिलजोई करे, वही शख्स अगर आके उस वक्त आपसे तमाम अच्छी बातें भी कहे, वो कान में नहीं पड़ रही होती सलमा जी, वो ऐसा लग रहा था ये झूठ बोल रहा है, एवरीथिंग इज लाइंग, यानी सब कुछ एक धोखा है, एक फरेब है। सिद्रा मैं लफ्ज मोहब्बत को तो बात नहीं करूंगी क्योंकि हमने उसको बहुत ही हल्का ले लिया, उसको बहुत निचले तबके पे लेकर आ गए। ये एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना, किसी को अच्छा लगना, उसके लिए वो आपको प्यार देते हैं, आप उसको देते हैं। दिस इज नॉट दैट द जुनूनी मोहब्बत, खामोश मोहब्बतें भी थी। और जहाँ तक ये बात है ना कि वो गलती कर गया या कर गई और अब वो आके आपसे बात करें, मुझे एक बात तो, शीशे में बाल आ गया तो निकलता है? नहीं निकलता। बात आपके दिमाग में एक दफा कि फिर आप सारी जिंदगी एक दूसरे को जज करते रहते हैं, चाहे आप इकट्ठे रह रहे हैं, चाहे आप कुछ भी करें। वो आपके सामने मैं लफ्ज कहती थी सोने का भी बनकर आ जाए, लेकिन वो नहीं हो सकता जो हो चुका। इसी के लिए शायर ने कहा है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। लेकिन ये जो हमने स्टार्ट किया है ना कि हम क्या करते हैं, हाँ। सबसे बड़ी गलती है, हमें चाहिए क्या, हर रिश्ते के अंदर अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप एक रिश्ते के अंदर हैं, आपको चाहिए हर बात बैठकर टेबल पे डिस्कस करें। आपको अच्छी लग रही है, आपको बुरी लग रही है, या तो आप उसको इंतहा की मोहब्बत करेंगे, उसे हर गुनाह माफ है, या फिर ये है कि ये मत करें, यार इसने मुझे ये कह दिया, ये बुरा था। वो कहते हैं ना अंडर द कारपेट पाइल अप मत करें चीजों को, वो कहीं ना कहीं आपको आपकी ईगो को हिट करेगी। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर सलमा जी, मर्द और औरत का क्या फ़र्क है? यानी ख़वातीन में तो हम समझते हैं उसको सब्र इस्तकामत की देवी होना चाहिए, अगर वो मोहब्बत एक नेगेटिव इमोशन की तरफ भी जा रही है, वो बोले कुछ ना, सब्र कर ले, अकेले में आंसू बहा ले, बद्दुआ भी ना दे, क्योंकि सारी चीज़ों पे उस पर ही बुराई आती है। जब एक आदमी ऐसी कैफियत से गुजरता है, जब एक शख्स से, एक खातून से उसको बहुत मोहब्बत थी, रिश्ता ख़त्म हुआ, हम तभी तो ऐसे केसेस सुनते हैं ना कि जी उनकी अना को इतनी ठेस पहुंची, ठुकराया गया तो मुंह पे तेजाब फेंक दिया। हाउ डज अ मैन डील विद दीज नेगेटिव इमोशंस? मोहब्बत नहीं है वो उसकी हार है। वहाँ जिस वक्त आप हारने लगते हैं ना, जब आपका ये रेस में आप आ जाते हैं कि कौन जीता और कौन हार, वहाँ मोहब्बत तो नहीं होती, वहाँ तो मुकाबलेबाजी होती है। सही। और वो ही मुकाबलेबाजी होती है जो आपकी अना की वजह बनती है। वो बस सीधी, अब ये मेरे पास नहीं रही, इसने मेरी नहीं सुनी, तो इसको जिंदा रहने का भी हक नहीं हासिल है। ये मेरे साथ नहीं रहेगी तो औरत भी इसी तरह, अगर ये मेरे साथ नहीं रहा, जिंदा बाबाओं के पास पहुंच जाती। बड़ा बड़ा कुछ हुआ है, हाँ। बड़े बड़े हालात हमने देखे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि मेरा वजूद, मैं पहले अपने आप से तो मोहब्बत कर लूं,
मुझे कहीं किसी मुकाम पे पहुंचना है, मैं अपने बच्चों के लिए, अगर मुझे अपने औलाद से मोहब्बत है, अगर मैं जिम्मेदार हूँ, वो अब क्या मुकाबला करना है तो इन बातों पे कर। वो उसने मोहब्बत नहीं की, मैंने की है। उसने जिम्मेदारी नहीं भाई, मैं चलो एटलीस्ट मैं तो जिम्मेदार हूँ। ज्यादती अगर आपके साथ हुई भी है, अगर मैं कहूँ कि येस द सर्कमस्टांसेस द ऑड्स वर अगेंस्ट यू, क्योंकि ख़वातीन के साथ होता है बहुत कुछ, ये छुप के हस्बैंड ने शादी कर ली बगैर किसी वजह के, बहुत अच्छी लड़की थी, उसकी मंगनी या निकाह होने के बाद निकाह टूट गया, तकलीफ अपनी जगह है, लेकिन क्या कहेंगे कि हाउ वो जो शख्स इस तकलीफ से गुजर रहा है अपने आप को कैसे डैमेज कर रहा होता है? मुझे पता है, मेरे पास इस तरह के बहुत से क्लाइंट्स आए भी हैं जिनका मारी भी खाई हैं, गाली भी सुनी है, और अपने हस्बैंड को दूसरी औरतों के साथ भी देखा है, इसके बावजूद चुप करके घर में बैठी हैं कि हम तो उनसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनको छोड़ नहीं सकती, मेरे बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात वैलिडेशन, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर मेरे साथ डिवोर्स का नाम लग जाएगा। ये तब आता है, जैसे मैम ने भी बात की, कि जब हम अपने वजूद को नहीं समझ रहे होते। हमारे सोलर सिस्टम जैसे होता है ना, तो उसमें जो सन है, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये एक एग्जांपल दे रही होती हूँ। आई थिंक आज जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को समझें और सीखें इससे कुछ, कि सोलर सिस्टम में जो सन है दैट इज यू, ठीक है, उसके बाद फेवरेट पॉइंट है एग्जैक्टली फिर आपका जो मरकरी है दैट इज योर फैमिली, योर हस्बैंड या आपके बच्चे। तो जो आपका सन एंड फैमिली के दरमियान जो स्पेस है दैट इज योर पर्सनल स्पेस, जो हमें बचपन में 1 आर्म डिस्टेंस सिखाया जाता था असेंबली के टाइम पर, दैट इज योर पर्सनल स्पेस। आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपकी हैबिट्स, आपके गोल्स, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर हैं, जो आप उसमें किसी और को हावी कर लेते हैं। तो करेज की कमी नजर आ रही है ना, हम कह रहे हैं कि ठीक है जी, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक दैट स्टेप कि मैं उससे अपने आप को अलग कर पाऊँ। सवाल मेरा ये है कि जब आप उस इमोशनल स्टेट में, उस नेगेटिव इमोशनल स्टेट में, जब आपकी हीलिंग नहीं हुई है, आप तकलीफ में हैं, आप उस शख्स की तरफ नफरत महसूस करते हैं, इससे आप अपने आप को कितना डैमेज कर रहे हैं? डेफिनेटली आप अपने आप को डैमेज करें व्हेन यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द अदर पर्सन, ठीक है, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं और आप सिर्फ उसी के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि अगेन उस पर्सनल स्पेस पे कौन है, दूसरा बंदा है, ठीक है, और वो हीरो है, वो हीरो है, और वो आपकी सारी चीजों को जो है वो खराब करे, तब और आपकी जिंदगी में सक्सेस भी आ रही है तब भी आप यानी ये वो बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन होती है कि वो शख्स आपके सामने नहीं भी है, जहन में मुकालमा उसी से चल रहा है, आप उसी जगह चल रहा है जिसने आपको तकलीफ, आप उससे मोहब्बत करते हैं, ओके, आपकी कॉर्ड जुड़ी हुई है, मोहब्बत करते हैं आप उससे, अब उसने आपको तकलीफ दी है और आप बज़ाहिर ही करें मुझे इससे नफरत है, और आप हर वक्त फिर भी उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसके आने जाने के टाइमिंग्स देख रहे हैं, किससे मिल रहा है, क्या खा रहा है, वो किसके साथ स्टेटस कौन सा डाला है आज। मुझे तो आज तक इस बात की समझ, मुझे भी एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। जब हम एक शख्स से ताल्लुक नहीं रखना चाहते, हम उससे बात नहीं करना चाहते, हम चाहते नहीं वो मेरी तरफ देखे, मैं चाहती नहीं मैं उसकी तरफ देख, स्टेटस क्यों डालते हैं यार? वो अपने इजहार का तरीका और फिर कोशिश करते हैं बताना भी है ना कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर बार-बार जाके देखते हैं इसने देखा क्या नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है ये आदत होती है। देखें, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो रिश्ता कोई भी हो, चाहे आपका एक रोमांटिक इंक्लिनेशन हो, सिर्फ ख्याली क्रश हो, मंगनी हो, शादी हो, निकाह हो, एक शख्स ने आपकी ज़िंदगी में एक स्पेस ली हुई है, अब उसको एकदम से माइनस कर देना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप उस जगह को किसी या किसी चीज़ से फिल करते हैं, चाहे आप स्टॉकिंग करें, चाहे आप उससे ज़हनी लड़ाई करें, ख्याली लड़ाई करें, कुछ ना कुछ वहाँ पे रहता है। लेकिन ये आपके लिए कितना नुकसानदेह, इस पे बात करेंगे और इसको हल करने का तरीका। अब ज़रा सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अगर आप फॉर वट एवर रीज़न इस तकलीफ से, इस नफ़रत से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम हर कोई शख्स एक इंसान है, हमसे गलतियाँ होती हैं, तब हम अपने आप को हील करने के लिए क्या करें? विल फोकस ऑन दैट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस मौजू को आज डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम अपने इमोशंस, अपने जज्बात की थोड़ी सी आगाही पैदा करें, थोड़ी सी खुद शनासी हमारे अंदर हो। हर इमोशन को मैं कहती हूँ कि वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। आप उसको भी, आपका गुस्सा है, नफ़रत है, तकलीफ़ है, आंसू हैं, सैडनेस है, उसको अपनी एक जगह बनानी है और उसको उसी तरह डील करना है। आज इस इशू को उठाने का मकसद ये है कि आप जब इन इमोशन से, इन तकलीफ दे इमोशन से गुजर रहे हैं, तो आपको दूसरी तरफ निकलना है। देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। कैसे आप हीलिंग की तरफ जाएं? और यकीनन जब आप इस भंवर में फंसे हुए होते हैं, आपको लगता है कभी वो वक्त नहीं आएगा कि ये शख्स मेरे लिए गैर अहम हो जाएगा, इसकी की हुई चीज़ों से मैं ट्रिगर नहीं होंगी, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए जब आप हील कर जाते हैं तो वो वक्त आता है। सलमा जी, ये वक्त कैसे आता है और उसको स्पीड अप कैसे करें भाई, हमें वहाँ पहुँचना है।
इसका बहुत आसान तरीका है, ये आप साथ रहते हुए भी कर सकते हैं और अलहदा हो जाए तो भी कर सकते हैं। और ये मियाँ बीवी के रिश्ते की बात नहीं, ये हर रिश्ते की बात है। इंसान पे एक जिम्मेदारी होती है, आप दूसरे पे कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी है इस पे और ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, इससे मैंने मोहब्बत की बेलौस, ये मुझे रिटर्न नहीं दे रहा, मैं इससे सिंसियर हूँ, ये मुझसे सिंसियर नहीं। एक क्वेश्चन आप अपनी ज़ात से करें, सबसे पहले आपको मोहब्बत किससे करनी है? खुद से करनी है ना। आप किसी को जवाब दें अपनी ज़ात के लिए, ठीक है। आपकी ज़ात पे कुछ जिम्मेदारियां हैं। इफ़ आप अगर माँ बन गई हैं तो ऑब्वियस आपकी औलाद है। अरे अगर आपकी औलाद नहीं भी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी अपनी औलाद। मैं औलाद से भी शुरू करती हूँ क्योंकि औरत को शायद ये बात बड़ी ईजीली समझ में आए। नहीं तो आपके पेरेंट्स हैं, आप उनकी औलाद हैं, ये भी रियलाइज़ करें। ये चीज़ें मैंने देखी हैं और मैं उनका बता रही हूँ। आपने पूछा कैसे हो सकता? आसान नहीं, आसान कोई चीज़ नहीं। जिस दिन आप ये रियलाइज़ कर लें कि मैं अपनी ज़ात को थकाऊंगी एक नेगेटिव चीज़ के लिए, उस शख्स के लिए जिसने मुझे तोड़ दिया, ये कैसी मोहब्बत है और ये कैसा रिश्ता है, और मुझे वो रिश्ता दोबारा चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा। अच्छा, जहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी आप दूसरे के हवाले कर क्यों रहे होते हैं? आप अक्सर लड़कियों को देखें, वो ये बात कहते अगर इस रिश्ते को निभाना नहीं था तो शुरू क्यों किया, मुझसे बात क्यों की, मुझे अच्छा तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, ब्रेकअप हो गया था उसके बाद बात क्यों शुरू की। हम क्यों दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी वेलबींग के लिए काम करेगा? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वो शख्स आपको बार बार अपनी हकीकत दिखा रहा था, आप यकीन नहीं कर रहे थे, तो फिर इल्जाम उस पे झूठ बोलने का क्यों? झूठ तो आप अपने आप से बोल रहे थे। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सिद्रा, मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली, क्या कहेंगे? एक्चुअली सिद्रा, मुझे बात सिर्फ ये करनी है कि मोहब्बत और नफरत ये दोनों है तो एक रिश्ते का नाम ना जी। तो ये अगर रिश्ता, अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, एक टाइम के बाद हम उससे नफरत करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम उससे रिलेशनशिप में होते हैं। सही। इसमें जो सबसे जो खतरनाक पहलू तब आ जाता है जब आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो इट मीन्स का आपका रिश्ता उस वक्त बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप नफरत करते हैं तो आपने डोरी कहीं से तो आपकी रिलेशनशिप की डोरी तो आपने बांध के रखी है ना, कहीं ना कहीं होप होता है कि आप मिलोगे, मिल सकते हो, कहीं ना कहीं दोनों के अंदर रिलेशनशिप में दोनों अटैचमेंट है ना। जब आपने लेट गो कर दिया तब तो कैसा गुस्सा, कैसी नफरत, फर्क ही नहीं पड़ता वो शख्स है नहीं है, क्या कर रहा है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये दोनों के दरमियान ये होता है कि हम शायद मिल जाए, जिसकी वजह से वो नफरत का रिश्ता भी उनके अंदर मौजूद होता है। थैंक यू सो मच अली फॉर दैट कॉल। लेकिन आप इसमें मेरे ख्याल में जो आपकी बात है उसमें अजम्पशन है कि शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन आप देखेंगे सिद्रा, कई शादीशुदा जोड़ों के बारे में ये कहा जा रहा होता है क्योंकि वो साथ रहते हैं, अलहदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन साथ भी खुश नहीं रहते, लड़ते रहते हैं, तो लोग उनके लिए अंग्रेजी में कहते हैं कांट लिव विद देम, कांट लिव विदाउट देम। ये कैसे रिश्ते होते हैं? अच्छा, ये भी अगेन ऐसे ही होता है कि जैसे यू नो कॉइन की दो साइड्स हैं, आपका गुस्सा भी है, फिर ये भी बहुत कहा जाता है कि टॉक्सिक है ना ये। हाँ, और ये भी कहा जाता है टॉक्सिक है, दूसरा कोडिपेंडेंट। एग्जैक्टली। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ प्यार है वहाँ तो झगड़ा होना है, जहाँ दो बर्तन टकराएंगे तो खटकेंगे ना, तो मतलब वो भी, अच्छा वो थॉट भी उन दोनों मियाँ बीवी के दिमाग में है कि ठीक है लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई होना नहीं। मेरे ख्याल में इसको एक सेकंड यहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि हमने अक्सर इन नेगेटिव बिहेवियर्स को, वही सलमा वाली बात कि हमने इर्द गिर्द देखा है। अच्छा जी, पेरेंट्स की, हमारे पेरेंट्स की लड़ाई होती थी, देखो अम्मी ये बात बर्दाश्त करती थी, अब्बू ये भी कहते थे, हमने वो नेगेटिव पैटर्न्स अपना लिए। हमें लगता है कि यही नॉर्म है, कोई बात नहीं, अगर इतनी ज्यादती हो भी जाए, इस नहज तक लड़ाई पहुंच भी जाए, कल सही हो जाएंगे। नहज की कोई एंड होनी चाहिए। जैसे भी उन्होंने कहा कि हमारी कॉर्ड जुड़ी हुई है, कहीं तो हमें ये आसरा है क्या मिलेंगे, लेकिन उन भाई से मेरा ये है कि आसरा अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। और क्या आप में इतनी ताकत है कि आप सारी पुरानी बातें छोड़ के और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं उसी शख्स के साथ? कभी जिंदगी में ये नहीं सोचेंगे कि इसने ये किया था मेरे साथ, कहीं उसको ये ताना नहीं पड़ेगा। और ताने से भी ज्यादा मैं बताऊं, एक बड़ी नहीं, अगर आपकी ड्राइंग रूम में बैठ के लड़ाइयाँ हुई हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की, आप कुछ भी कर लें, आप किसी भी ड्राइंग रूम में जाएंगे, आपको वो एंजाइटी दोबारा से जरूर होगी। इंसानी सब नफ्सियात हैं, आप ना लर्न पैटर्न है ना, आपके न्यूरोप्लास्टिक वो न्यूरॉन्स आपके बन चुके हैं पाथवेज। मर्द नहीं भी लड़ना चाह रहा, औरत पहले ही सोच रही अब लड़ाई होने वाली है, अब ये लड़ पड़ेगा। ये चीजें आप छोड़ सकेंगे? कभी नहीं छोड़ पाते। नहीं, और मर्द हजरात भी, यानी थोड़ी सी उनकी साइड भी ले लेनी चाहिए। जब आप अपनी ग्रीवियंस बता रही होती हैं
आपका इतना दबा हुआ गुस्सा और रिजेंटमेंट है कि आप जब शुरुआत ही करती तो उसको लगता है ओहो अटैक होने वाला है। हाँ। अच्छा, ज्यादातर ये भी होता है कि हम अभी जो करंट लड़ाई हो रही है हम करंट पे नहीं रहते, हम लेकर आते हैं पास्ट की सारी चीजें। लेकिन देखिए अब मिसाल के तौर पे एक ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे इलोंगेट होती जा रही है, रिश्ता नहीं आ रहा है या फॉर व्हाटएवर रीजन कि वो नेक्स्ट स्टेप जो भी सोचा गया था कि शादी होगी वो नहीं हो पा रही, वहाँ पे मैंने देखा है लड़कियां बहुत स्ट्रगल करती हैं। वो सोचती हैं मैं ये बहुत तहम्मुल से बात करूंगी, प्यार से ये पूछूंगी कि अब जी नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेकिन एंट्री होती नहीं है। 2 सेकंड के बाद वहाँ पे चीख चिल्ला की आवाजें आ रही होती हैं। ये क्यों होता है? हम चाहकर भी अपने आप को जब्त नहीं कर पा रहे होते हैं, नफरत बहुत ज्यादा हो जाती है। देखो मैंने भी यही बात की कि आप कहना और होता है, कहते हैं ना कॉल ऑफ फेल का तजाद है बहुत बड़ा। मैं कहूँ मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, आपने जो किया माफ कर दिया मैंने, ऐसा नहीं होता। सिद्रा दिल में बात रह जाती है। मेरी रह के नहीं छोड़ दो, मेरी आपकी लड़ाई भी आपने मुझे कह दिया सलमा आपने ये जो जोड़ा पहना था ये अच्छा नहीं था, नेक्स्ट टाइम मैंने बहुत अच्छा पहना, आपने मेरी तारीफ की, दिल में मेरा होगा अच्छे से अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लगा। ये चीज है, आप कुछ नहीं कर सकते। और जहां तक आपने मेरे से पहले पूछा हीलिंग कैसे की जाती है, बड़ा आसान सा तरीका है जो मैंने किसी को आंसर किया था, मैं अपनी लाइफ आपके साथ इसी शो पे हमेशा शेयर कर देती हूँ। जब मैंने कहा कि आप किससे गिला करेंगे, आप एंड क्या कहते हैं, अल्लाह के हवाले, ये कहते हैं ना, तो मैंने बाकायदा ये बैठ के अपना आंसर किया था मैं क्यों कह रही हूँ ये। मैं कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाके मैं कहूँगी इसने मुझे बड़ी तकलीफ पहुँचाई, कहेगा इसने तकलीफ पहुँचाई, अच्छा ठीक है इसका सवाल बाद में होगा, तुम बताओ तुमने ये गलती क्यों की, या तुमने उससे नफरत में इंतहा कर दी या कोई गलत बात कर दी क्यों की, या दिल में गिला पाला। तो मैं कहूँगी नहीं उसने मुझसे मेरे साथ गलत किया था, उसकी शुरुआती इस वजह से मैं, तो अल्लाह ये कहेगा कि तुम्हें इजाजत किसने दे दी है, तुमने अपनी कब्र पे जाना था नहीं, और जब तुमने हिसाब ले लिया तो फिर मुझ पे कहाँ छोड़ा? नहीं, जिस दिन ये बात मेरे ज़हन में उस वक्त मुझे चुभी, तो मैंने कहा इसी तरह जिम्मेदारी है, अगर उसने औलाद को नहीं देखा, तुम भी तो माँ थी, तुमने क्यों नहीं देखा, तुम स्टेप आउट क्यों होगी, इसलिए कि उसने नहीं देखा, तो तुम्हारे में उसमें फर्क कहाँ से रह गया। ये वो चीज थी जिसपे मैंने कहा था ओके जिम्मेदारियां हैं। एंड आई थिंक ये बड़ा अहम पॉइंट इसलिए भी है कि नफरत में कहीं आप अपना नुकसान ना कर लें। मिसाल के तौर पे कि एक रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है, अगर मियाँ बीवी का रिश्ता है, आपको लगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, अगर आप भी उसी राह पे निकल गए तो फिर वही वाली बात के फर्क क्या है, तो आपने कर लिया वही सब कुछ। एक लफ्ज बार बार हमें कॉन्स्टेंटली सुनते थे, आपके साथ कोई बुरा करता है, आपको कोई दिक्कत देता है, तो उसमें और अपने में फ़र्क करो, अच्छे और बुरे की पहचान कराओ, तुम अच्छे बन जाओ, अगर वो बुरा है तो ज़रूरी तो नहीं कि बुरे का जवाब बुरा बन के ही दिया जाए। दूसरी एक चीज़ खामोशी, हर लड़ाई को ज़्यादा चिल्लाने से, बोलने से और क्लैरिफिकेशंस देने से नहीं जीता जाता, सब्र और तहम्मुल से जीता जाता है। लेकिन ये कहना जितना आसान है करना उतना मुश्किल। सिद्रा जी आप बताएं कि अगर एक शख्स तकलीफ में है, अगर वो सिर्फ खामोश रहेगा, चलें उस शख्स से ना भी बोले, वैसे तो इनकी बात बिल्कुल सही है, एक मुहावरा भी है कि व्हेन योर हार्ट इज़ हर्ट कीप योर माउथ शट, बिकॉज उस वक्त आपके मुंह से जो निकलेगा वो तकलीफ दे होगा, कि तकलीफ इतनी ज़्यादा है। हीलिंग कैसे करें जब आप अपने आप को उस नेगेटिव इमोशन में पाएं, कैसे अपने आप को काम डाउन करें? अच्छा सिद्रा, हमने बचपन से ना लेट गो करना और फॉरगिव करना इतना नहीं सीखा होता, ठीक है, जितना हमने एक्सपेक्टेशंस और डिमांड और जो है वो अटैकिंग करना सीखा होता है। जो मैम ने भी बात की कि भाई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, आप इस तरह से बात कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम अपनी सोसाइटी में देखें, जनरली भी दुनिया में देखें, तो वायलेंट कम्युनिकेशन किसी भी दो लोगों के दरमियान बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। कि हम एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हो, एक बंदी लेट आती है, दूसरी बोलती है कि मैं तुम्हारे कब से वेट कर रही थी, तुम हमेशा लेट होती हो, तो दूसरी बोलने लगी कि यार क्या हो गया अगर तुमने थोड़ा सा इंतजार कर लिया तो, और वहीं से बहस शुरू हो गई। सही। अब यहाँ पे जो हमने अटैक करते हैं ना, अब ये अटैक हमारे इतना कॉमन है, हम चाहे मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे बहन भाई का रिश्ता हो, चाहे कोई फ्रेंड्स का रिश्ता हो, हम अटैकिंग करते 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 डिमांडिंग होते होते हमारे रिश्ते में इतनी फिर दरार आ जाती है कि वो डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ सकता। ये पहले तो थैंक यू सो मच सिद्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमा फॉर बीइंग हियर। 3 टिप्स के साथ जी एंड करना चाहेंगे। पहला जो स्टेप है हीलिंग का वो है फैसला। आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आया ये चीज़ें अब इतनी ख़राब हो चुकी हैं, आपकी तकलीफ़ें अपनी जगह, आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हुई हैं, अनमेट हैं, उसकी तकलीफ़ के साथ आपने रहना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। सबसे पहली चीज़ है कि आपने ये फैसला करना होगा। सेकेंडली, अगर आपने अपने आप को हील करने का फैसला कर लिया है तो आप किसी ऐसे बंधन में नहीं बंधे हुए हैं जहाँ आपके बच्चे नहीं हैं, ख़ानदान वाले नहीं हैं, इट इज़ जस्ट अबाउट अ रिलेशनशिप या ये मंगनी है, तो आपको ताल्लुक तोड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं ना इलाज से पहले पहले जो जहर का इनलेट है, इन्फेक्शन है, उसको ख़त्म करें। अगर आप सारा वक्त बैठ कर उसको सोशल मीडिया पर देखेंगे, पुरानी चीज़ों को याद करेंगे, तो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो रही है। तो पहले तो यू विल हैव टू गो द
वो कांटेक्ट पे। और आखिरी टिप ये कि जो गुस्सा है इसको चैनलाइज कीजिए, ये भी एक एनर्जी है, अपने आप को बिल्ड करने में चैनलाइज कीजिए। किसी को तोड़ने में, गिराने में आपको खुद भी नीचे झुकना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू राइज देन कंटिन्यू बिल्डिंग योरसेल्फ। आई होप दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।